नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 12/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिक्षण ऐप ट्यूटोस लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT पलक्कड़। इसका सही जवाब है IIT पलक्कड़। हाल ही में IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोस लॉन्च किया है। इस संस्था ने इस संस्था में स्थापित स्टार्टअप रेवेन्यू टेक्नो सॉल्यूशन द्वारा यह विकसित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आधिकारिक तौर पर इस ऐप का लॉन्च किया, जो छात्रों को जेईई, नीट और कैट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने में मदद देगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक अंतराल को पाटना और भारत के डिजिटल शिक्षा मिशन का समर्थन करना है। तो फ्रेंड्स, हमने इस प्रश्नावली में जाना कि IIT पलक्कड़ ने टूटूस नाम का ऐप लॉन्च किया है। इसे रेवेन टेक्नो सॉल्यूशंस द्वारा बनाया गया है और यह जेईई, नीट और कैट जैसे एग्जाम्स के लिए बच्चों को शिक्षित करेगा, खासकर ग्रामीण बच्चों को। इस हिसाब से यहाँ से 3 MCQ क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लद्दाख के वनस्पति उद्यान में किस प्रकार के पौधे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं औषधीय पौधे, उष्णकटिबंधीय पौधे, मरुस्थलीय झाड़ियां, जलीय पौधे। इसका सही जवाब है औषधीय पौधे। लद्दाख का वनस्पति उद्यान ठंडे मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल दुर्लभ ऊंचाई वाले औषधीय पौधों का संरक्षण करता है। लद्दाख जो उत्तरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ सबसे ऊंचाई वाले वनस्पति उद्यान है, जिसमें ऊंचाई पर पाए जाने वाले औषधि पौधे शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी तहर की आबादी 2025 तक कितने प्रतिशत बढ़ गई है? आपके ऑप्शंस हैं 5, 10, 15, 21। इसका सही जवाब है 21%। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो है इससे भी प्रश्न बनने की उम्मीद है। चलिए एक बार जान लेते हैं। नीलगिरी जो शहर है, उसकी आबादी तमिलनाडु और केरला में 2025 में 21% तक बढ़ गई है। अब कुल 1303 नई नीलगिरी तहर दर्ज की गई हैं। 2024 में 10.2024 में 1031 थी। अर्थात जो नीलगिरी तहर की पॉपुलेशन 2024 में 1031 थी, वह 2025 में 1303 पहुंच गई है। इस वृद्धि का श्रेय संरक्षण प्रयासों को दिया जाता है, जिसमें 2022 में शुरू की गई नीलगिरी तहर रिकवरी प्रोजेक्ट है। नीलगिरी तहर दक्षिण पश्चिमी घाट के लुप्तप्राय प्रजाति है, जिसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूचित किया गया है। इस अधिनियम के तहत फ्रेंड्स, जो भी वन जीव अनुसूचित किया जाता है, उसकी संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं तथा उसके शिकार या किसी प्रकार का उसको परेशान करना एक कानूनी अपराध माना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सालाना 177 मिलियन टन से अधिक गन्ना उत्पादन करता है, जो भारत में उत्पादन में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदान और व्यापक नहर सिंचाई लगातार उच्च गन्ना पैदावार का समर्थन करते हैं। 2023-24 में उत्तर प्रदेश भारत के कुल गन्ना उत्पादन के लगभग 41% का योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या जाना कि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किस प्रदेश में होता है भारत के? तो वह उत्तर प्रदेश में होता है और यह लगभग 117 मिलियन टन होता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर साल विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त।
इसका सही जवाब है 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है ताकि स्वदेशी अधिकारों और संस्कृतियों को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वायरस को हाल ही में मनुष्य के लिए कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। इसका सही जवाब है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी को हाल ही में हेपेटाइटिस बी और सी के साथ समूह एक कार्सिनोजेनिक में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, अर्थात इसे कार्सिनोजेनिक माना गया है, जिसका मतलब यह है कार्सिनोजेनिक वो होता है जिससे कैंसर होने की उम्मीद होती है। हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से लीवर कैंसर को खतरा 2 से 6 गुना बढ़ जाता है। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय बेहतर स्क्रीनिंग, टीकाकरण और एकीकृत देखभाल का आग्रह करता है इस विषय पर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ क्या जाना कि हेपेटाइटिस बी को कैंसर या कार्सिनोजेनिक मतलब जिससे कैंसर हो सकता है उसके रूप में क्लासिफाई किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं श्री नितिन गडकरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री पीयूष गोयल, श्री हरदीप सिंह पुरी। इसका सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्था अर्थात एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और एनिमल स्टेम सेल लेबोरेटरी का उद्घाटन हाल ही में किया है। 1.85 करोड़ रुपए की लागत से वाली यह सुविधा पुनर्योजी चिकित्सा और पशुधन जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने पशु रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए 5 पशु चिकित्सा निदान उपकरण भी लॉन्च किए हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ से क्या जाना या यहाँ से कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं कि एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक हाल ही में कहाँ उद्घाटित किया गया है, कहाँ लॉन्च किया गया है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अपना अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसका सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में अपना नया अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। यह सांस्कृतिक विरासत, साहसिक पाककला और ग्रामीण पर्यटन में आभासी अनुभव प्रदान करेगा। इसमें एआई संचालित शहर अन्वेषण उपकरण, वास्तविक समय प्रमोशन और व्यक्तिगत आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वह पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक पॉइंट आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे आने से पहले आप यह सोचते होंगे कि मैं बाकी 2-3 पॉइंट क्यों ऐड करता हूँ? तो ये मैं 2 कारण से ऐड करता हूँ। पहला कि किसी भी विषय के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा जानकारी होगी तो वो आपको याद करने में आसान होगा, क्योंकि जब हमें किसी के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है। दूसरा कि अगर आपको कहीं लिखने को भी आए तो आपके पास लिखने के लिए कुछ मैटर होना चाहिए, तो वो मैटर भी मैं साथ में देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ जो ज़रूरी है। अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बताइए, और नहीं चाहिए तो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र महिला के शीर्ष 2 कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, श्री अमित शाह, श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महिला शो शीर्ष 2 का कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किया है। इस कार्यक्रम में महिला आरक्षण अधिनियम 2023 का अनुसरण करता है, जो लोकसभा
और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। इस वर्ष चुनावी अभियान, शासन और मीडिया सहभागिता पर सत्रों के लिए 22 राज्यों से 260 से अधिक आवेदनों में से 36 प्रतिभागियों का चयन किया गया था। शीर्ष का उद्देश्य महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए कौशल, नेटवर्क और आत्मविश्वास से लैस करना है। समावेशी शासन और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना है ताकि विकसित भारत का निर्माण हो सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नींद की बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रवांडा, युगांडा, सूडान, केनिया। इसका सही जवाब है केनिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा केनिया को अफ्रीकी ट्रिपोनोसोमियानियासिस, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं, से समाप्त मुक्त घोषित किया गया है। अर्थात वहां पे समाप्त के लिए प्रमाणित किया गया है कि यह बीमारी अब वहां पर नहीं है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने वाला केनिया 10वां देश है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक पेश किया है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी दिल्ली, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने बाढ़ की अवधि, प्रभावित क्षेत्र, मृत्यु, चोट और जनसंख्या जैसे कारकों का उपयोग करके जिला स्तर पर बाढ़ की गंभीरता नापने के लिए बाढ़ गंभीरता सूचकांक अर्थात डिस्ट्रिक्ट फ्लड जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक अर्थात डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिवियरिटी इंडेक्स DFSI विकसित किया है। फ्रेंड्स, ये DFSI के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसके आने की उम्मीद है। DFSI में पटना को सबसे ऊपर रखा गया है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा खतरा है बाढ़ से नुकसान की। उसके बाद सिंधु गंगा के मैदान और असम के जिले रखे गए हैं, मतलब उसके बाद यहाँ पे बाढ़ के खतरे का ज्यादा नुकसान है और जो वहां से तबाही होगी बाढ़ के खतरे से, उसके नुकसान का यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। और तिरुवनंतपुरम को बाढ़ की घटनाओं से सबसे की संख्या में सबसे अधिक पाया गया है, मतलब यहाँ पर सबसे कम समस्या है। DFSI नीति निर्माताओं को मानवीय और स्थानीय प्रभाव को मिलाकर बाढ़ राहत और बुनियादी ढांचे में निवेश को लक्षित करने में मदद करता है तथा मौजूदा बाढ़ डेटा के अंतराल को दूर करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बाजक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब ने सीमावर्ती जिले के तरनताल में बाजक नामक एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है तथा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है इससे क्वेश्चन MCQ में भी बने। पंजाब सरकार द्वारा ये लिया गया बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी को रोकना है। यह निर्णय युद्ध निधयान विरुद्ध अभियान का हिस्सा है। सशस्त्र बल और BSF जैसी प्राणियों का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब देश का पहला राज्य बना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऐसी प्रणाली की तैनाती की है। तो फ्रेंड्स, आपको इस बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये पहला राज्य भी पंजाब इस मामले में बना है। इस सिस्टम का नाम क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम का बाजाक। आपको इस बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गौरव बनर्जी, राजीव कुमार, अरुण शर्मा, रमेश सिंह। इसका सही जवाब है गौरव बनर्जी। गौरव बनर्जी ने मीडिया प्रशासन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए परिषद का नेतृत्व हाल ही में संभाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बचत छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान।
इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बचत छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। यह 5 छात्रों को यूके में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वार्षिक वित्त पोषण अर्थात स्कॉलरशिप प्रदान करेगा। इसमें ट्यूशन, रहने का भत्ता और वापसी की इकोनॉमी हवाई किराया शामिल होगा। यह योजना 2025-26 तक राज्य सरकार और ब्रिटिश संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यह बात जाननी है कि अटल सेविंग स्कीम, अटल सेविंग स्कॉलरशिप जो है वह यूपी गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है यूके में पढ़ाई के लिए। एक शब्द में कहा जाए तो ये बात है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने प्राकृतिक गैस के लिए इजराइल के साथ $35 बिलियन के समझौते पर अंतिम रूप दिया है? आपके ऑप्शंस हैं मिस्र, सऊदी अरब, कतर, ओमान। इसका सही जवाब है मिस्र। हाल ही में इजराइल और मिस्र ने 2040 तक प्राकृतिक गैस निर्यात के लिए $35 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें इजराइल के लिए लेविदान क्षेत्र से मिस्र की ब्लू ओशन एनर्जी को 130 अरब घन मीटर गैस की आपूर्ति शामिल है। फ्रेंड्स, यहाँ ये बात जानने वाली है कि इजराइल और इजिप्ट ने एक नेचुरल गैस का एग्रीमेंट किया है $35 बिलियन का। और ये बात खास इसलिए भी जाती है कि इजराइल और इजिप्ट हालांकि अच्छे राजनयिक संबंध एंजॉय करते हैं, पर ऐसा किसी इजराइल द्वारा किसी अरब टाइप की कंट्री के साथ होना बहुत जरूरी, बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तटीय नौवहन विधेयक 2025 का लक्ष्य 2030 तक भारत के तटीय माल यातायात को बढ़ाना है। कितने प्रतिशत, कितने तक? 125 MMT, 200 MMT, 230 MMT, 250 MMT। इसका सही जवाब है 230 MMT। संसद ने तटीय जल में जहाजों को विनियमित करने के लिए, तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्य आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए तटीय नौसेना विधेयक 2025 पारित किया है। फ्रेंड्स, इसके बारे में पता होना चाहिए। कौन सा? कोस्टल शिपिंग बिल 2025। विधेयक में 2 वर्षों के भीतर एक राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय नौवहन रणनीतिक योजना को अनिवार्य किया गया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक तटीय कार्गो का यातायात 230 MMT तक बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट दिवस कब मनाया गया था? मतलब कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 8 अगस्त 1942, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1942। इसका सही जवाब है 8 अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान को दर्शाता है। इसके प्रस्ताव में ब्रिटिश वापसी और भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का आग्रह किया गया था। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संसद ने तटीय जल में जहाजों को विनियमित करने और तटीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्य आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोस लॉन्च किया है। प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स यहाँ से, लद्दाख का वनस्पति उद्यान ठंडे मरुस्थल जलवायु के अनुकूल दुर्लभ ऊंचाई वाले औषधि पौधे को संरक्षण करेगा। तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी तहर की आबादी 2025 में 21% तक बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश सालाना 177 मिलियन टन से अधिक गन्ना उत्पादन के साथ भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है ताकि स्वदेशी अधिकारों और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। हेपेटाइटिस डी को हाल ही में हेपेटाइटिस बी और सी के साथ एक कार्सिनोजेनिक माना गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में किया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा नया अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में शुरू किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में
संयुक्त राष्ट्र महिला शो शी लीड्स 2 कार्यक्रम को के दूसरे संस्करण को उद्घाटन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को मानव अफ्रीकी ट्रांसशिपमेंट ट्रांसनिटिपोसोमाइसिस, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं, के मामले में प्रमाणित किया है कि वहां पे यह स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी खत्म हो गई है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने बाढ़ की अवधि, प्रभावित क्षेत्र, मृत्यु, चोट और जनसंख्या जैसे कारकों को उपयोग करके जिला स्तर पर बाढ़ की गंभीरता को मापने के लिए जिला बाढ़ गंभीरता सूचना विकसित किया है। किसने? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने। पंजाब ने सीमावर्ती क्षेत्र जिले में पंजाब के सीमावर्ती जिले तरनताल में बाजक नामक एक एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया गया है। गौरव बनर्जी ने मीडिया प्रशासन सुधारकों को आगे बढ़ाने के लिए परिषद का नेतृत्व हाल ही में संभाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बचत छात्रवृत्ति योजना शुरू की है और इसराइल और मिस्र 2040 तक प्राकृतिक गैस निर्यात के लिए $35 बिलियन तक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।